सिंधु और वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। आइए, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये एक ही बात है। हड़प्पा सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता है, इसी सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वे भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। सिंधु सभ्यता के बारे में 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन बेटन और विलियम बेटन को दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नगर स्थान पर पहली बार उत्खनन के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के किनारे था, जबकि मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। लगभग 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन एक धान्य नगर तथा एक विशाल स्नानघर था। कांस्य से बनी मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की आधार कृषि और पशुपालन थी। सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे खेत जोतने के लिए। हड़प्पा सभ्यता से सभी धातुओं के अवशेष मिले, परंतु लोहे के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। सिंधु सभ्यता के पतन का अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता एक ही बात है। भारत में सबसे पहले ईरान के लोगों ने प्रवेश किया, जो आर्य कहलाए। इन लोगों ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। इन लोगों के द्वारा बनाई सभ्यता आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जानी गई। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से बने उपकरण का प्रयोग करते थे। वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था। जनपद काल के बारे में। प्राचीन भारत 16 महाजनपदों राज्यों में बटा था। ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपद आधुनिक नाम राजधानी अंग वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले, चंपानगरी मगध बिहार के पटना, गया और शाहाबाद का क्षेत्र, गिरिव्रज राजगृह राजगिरी विशंबर पाटलिपुत्र, उज्जैन वैशाली शिशुनाग पाटलिपुत्र, कालाशोक बज्जी बिहार में गंगा के उत्तर में पड़ने वाला क्षेत्र, व्याध मिथिला वैशाली मल्ला उत्तर प्रदेश के देवरिया बस्ती गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले, कुश निसार और पाबा काशी उत्तर का वाराणसी जिला, वाराणसी कौशला उत्तर प्रदेश के फैजाबाद गोंडा और बहराइच जिले, कौशाम्बी चेदी बुंदेलखंड का क्षेत्र, सोटवती या सुक्तिवादी कुरु हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ पंचाल अरोहल खंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, अश्चकपियली सूरसेन ब्रजमंडल, मथुरा मत्स्य राजस्थान के अलवर भरतपुर और जयपुर क्षेत्र, विराटनगर मराठी अस्का नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच के क्षेत्र, पठानकोट गंधार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र, तक्षशिला का जम्मू पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र और राजापुर अवंती मालवा उज्जैन और महिष्मती। हाथियों का पहली बार युद्ध में उपयोग मगध राज्य ने किया था। मगध महाजनपद सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली था। सम्राट अशोक ने 16 जनपदों पर कब्जा किया था। मगध महाजनपद की प्रारंभिक जानकारी भारत से मिलती है। मगध जनपद की सबसे प्राचीन राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। मगध के सबसे पहले विशंबर ने हार्यक वंश की स्थापना की। इसके बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसके बाद महापद नंद आए और नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से युद्ध में पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। विशंबर ने हर्यक वंश की स्थापना की, जो बौद्ध का अनुयायी बना था। इसकी हत्या इसकी
इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और इस अजात की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। उदयन ने ही गंगा और सोन नदी के संग पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश के समय में मौसूदियों के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने पौरव राजा पुरुष के साथ झेलम नदी किनारे युद्ध लड़ा था। इसमें सिकंदर ने राजा पुरुष को हरा दिया और युद्ध हड़प्पा के युद्ध के नाम से जाना है। सिकंदर की मृत्यु ज्वार से विलोन में हो गई थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से युद्ध में पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इनके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। चाणक्य अक्सर नाम पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में राजनीति संबंधी बातों का उल्लेख किया। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटर राजपूत का नाम मेगस्थनीज था और इसी मेगस्थनीज नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी का अंत कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौटिल्या के साथ विवाह किया और इसने भारत के 8वें महाजन पदों पर कब्जा किया। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया और इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसके पुत्र बिंदुसार मौर्य का अगला शासक बना। बिंदुसार को पुराणों में अमित्रघात, बरिसात और भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। इसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। इसने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज्य किया। इसके बाद अशोक मगध का अगला शासक बना। अशोक के पूरे मौर्य वंश में महाप्रतापी शासक था। इसके शासन काल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेथलेर ने की थी और सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंस ने शिलालेख को पढ़ा। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म के अनुयायी थे, परंतु कलिंग युद्ध में भारी मार काट के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक देवानामप्रिय के नाम से व्याख्यात हुए थे। पुष्यमित्र मौर्य वंश का अंतिम शासक और भरतद्र को युद्ध में पराजित कर शुक वंश की स्थापना की। शुक वंश के बाद वासुदेव ने कौरव वंश की स्थापना की। उसके बाद शुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की और उसके बाद इस वंश के अंतिम शासक सातवाहन को भी श्रीगुप्त ने युद्ध में पराजित कर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। गुप्त वंश। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता। इसके बाद घटोत्कच आया और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया। इसने भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। लक्ष्मी राजकुमारी पुत्री का पुत्र समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक बना। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। उसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित करवाई थी। पर महापराक्रमी होने की वजह से भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक चंद्रगुप्त तृतीय बना। इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक महान प्रतापी शासक था जिसने भारत में सैकड़ों विदेशी के आक्रमण को विफल कर दिया था। इसने भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए। कालिदास, आर्यभट्ट, ब्राह्मणिक, ब्रह्मगुप्त सूत्र इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में थे। आर्य खगोल विज्ञान और गणितज्ञ के थे और इन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना की। वह एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास ने मेघदूत और कुमार संभव की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त भारत में सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत में 4 वेद हैं। वेद शब्द का मतलब है ज्ञान। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और संस्कृत का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में ही। ऋग्वेद में 10 मंडला और 1028 सूक्त हैं। संवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगली बात करते हैं योग में श्री कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेद है। इसी वेद में जादू, टोटका इत्यादि
दिया जाता है। कलहर ने राजतरंगिणी पुस्तक रचना की। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चीनी यात्री हन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, जबकि चीनी यात्री ह्फियांग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। बाद का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। संगम काल प्राचीन में तमिल कवि समय समय पर बहुत सारी सभाओं का आयोजन करते थे। इन सभाओं में भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। इन सभाओं को ही संगम के नाम से जाना जाता था। 100 से 250 ईस्वी के बीच इसी 3 सभाओं का आयोजन मदुराई कटरापुरम में किया गया, इसलिए इतिहास में इसे संगम काल के नाम से जाना गया था। संगम कालीन राज्य कृष्ण नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीप क्षेत्र तमिलकल 3 राज्यों में विभाजित है। चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य। चेर साम्राज्य का पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन दक्षिण मलाबार क्षेत्र में फैला हुआ। चेर ही केरल का प्राचीन नाम था। वंचित हुआ करूरी चेर साम्राज्य की राजधानी थी। चेरों के प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर कवियों ने सोसुनगुट्टी जैसे चेर के नाम से भी जाना जाता है। इसे सबसे महान चेर के रूप में बताया गया है। सन 150 ईस्वी चेर ने चोलों के विरुद्ध आक्रमण करके चेरों के राजा करिकल के पिता को मार डाला। इसके बदले में चोरों ने चेर राजा को भी मार डाला। बाद में दोनों राज्यों के बीच समझौता हो गया। सेनगुट्ट चाल चोर ने करणी की पूजा मतलब पत्नी पूजा की शुरुआत की। ये चेर वंश का अंतिम प्रसिद्ध राजा का आदिगमन था। यही आदिगमन गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। आगे चलकर दूसरी शताब्दी में चेर शक्ति जो धीरे खत्म हो गई थी और चेर साम्राज्य का पतन हो गया। चोल साम्राज्य के वंश